Guys, my name is Iris Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th का मैथ चल रहा था जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। सर चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस किए। अब सर बारी आ गई है चैप्टर 2 की। सर चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे चाहे तो थंबनेल में चाहे मेरे बोर्ड पे, ठीक है। सर हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो 2-3 वीडियोस आ सकते हैं चैप्टर सेकंड के इंट्रोडक्शन के ऊपर में, मेनली 2 या 3 समझिए आप, ठीक है। और सारे वीडियोस इंट्रोडक्शन के देखने आपको ज़रूरी है। सारे इंट्रोडक्शन की वीडियो देखने के बाद आप लोग एक्सरसाइज पे जंप करिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो सर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर से हमारा पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो कि जानना जरूरी है। काफ़ी टीचर क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स चैप्टर है तो डायरेक्ट डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो हैं उन्हें क्लास 8 से क्लास 9 में अभी भी आए हैं और बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें नहीं पता होती है। तो काफ़ी बच्चों को पता होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा। डेट्स वाई आपको पता है कि हम लोग बेसिक से एडवांस तक चलते हैं। तो बिना देरी किए हुए और समय खपाए हुए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सर जो फर्स्ट बातें हैं जो हमें पढ़नी ज़रूरी हैं इस चैप्टर में, वो है सर वेरिएबल। सर ये हमें तो आता है, अच्छी बात है सर आपको आता है, लेकिन आपके बगल वाले या आपके क्लासमेट को हो सकता है किसी को नहीं आता हो, ठीक ना, है ना। कि सर वेरिएबल क्या होता है। अब जनरली भाषा में हम लोग बोलें तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, हमें पता है। लेकिन क्या एक बात पता है आपको जो वेरिएबल्स के बारे में होती है, सर वो बात क्या है, बात हमें जाननी है। ओके, आई हैव टू से यू कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कीप चेंजिंग, ठीक है। सर जो वैल्यू है वेरिएबल का वो बदलता रहता है हर एक क्वेश्चन में अलग अलग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि एक्स का वैल्यू एक क्वेश्चन में कुछ और आ रहा है और उसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू एक और आ गया, या तो 2 आ गया या तो 3 आ गया। अलग अलग क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू सर अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि सर एक्स का जो वैल्यू वो वेरी करता रहता है हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है। दैट्स वाई ऐसा कहा गया है कि जो सर वेरिएबल होते हैं उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। और आपको पता है मेनली सर क्या वेरिएबल होता है, सॉरी, अगर हम एग्जांपल लें तो सर मेनली हमको जो बुक में दिखता है वो सर एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड। ये 3 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि काफ़ी बार बुक में देखे जाते हैं। बहरहाल आपको पता है कि सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स, ऑल अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल होते हैं। सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं सर, वेरिएबल होते हैं, हमें पता है ए से लेकर जेड तक। बट मेनली एक्स वाई जेड को यूज किया जाता है और आप लोग भी एक्स वाई जेड को मेनली यूज करना, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई भी चीज़ अगर रिलेट करना हो तो इन्हीं को यूज करना, ओके। तो आई थिंक बातें समझ में आ गई होगी सर कि वेरिएबल क्या है, ओके। देन वी हैव टू मूव द नेक्स्ट टर्म इज आवर कांस्टेंट। ये सर कांस्टेंट क्या है बोला, तो कांस्टेंट जो है किसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो जनरली हम बोलें तो सर 1 से लेके इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं, 1 से लेके इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपको कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। और सर एक बातें हैं जो कि कांस्टेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कि सर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डू नॉट चेंज थ्रू आउट द क्वेश्चंस या इन द ऑल क्वेश्चंस। कहने का मतलब है जो सर वैल्यू होता है कांस्टेंट का वो कभी चेंज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए या तो एक क्वेश्चन के लिए। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर कांस्टेंट लेते हो मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, तो अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये 1 है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए भी वो 1 ही रहेगा। कहने का मतलब है 1 2 नहीं बन सकता या 1000 नहीं बन सकता, 1 1 ही है, 2 का वैल्यू 2 ही है। कांस्टेंट जो होते हैं सर उसका वैल्यू फिक्स रहता है, कभी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। 2 कभी भी 4 नहीं बन सकता है ना। दैट्स वाई कहा गया है कि सर हमारे जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी मतलब कि कांस्टेंट का मतलब जितने भी नंबर थे वो सारे के सारे का वैल्यू फिक्स होता है सर। अब एग्जांपल लेने की बारी आती है तो एग्जांपल लें, जैसा कि मैंने कहा सारे के सारे नंबर्स सर 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2 3 सर अप टू इन्फिनाइट। जितने भी नंबर है ऑल नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर समझ में आ गया होगा। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को पता है ये बात, और आपको लग रहा होगा कि सर क्या ही बता रहे हैं इतना ईजी सा, पर समझो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, ठीक ना, वो सारे आपकी तरह नहीं होते, ओके।
तो यू हैव टू नोट डाउन। एंड सर ये जो है कि वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ने के बाद जो सर दो थर्ड बातें आती है वो है हमारा टर्म। क्या है? एक बेसिक सा टर्म है टर्म। सर क्या बोला आपने, समझ से परे है। तो आप आगे जाके इसमें पढ़ोगे टर्म, फिलहाल मैं अभी बता दे रहा हूँ। अभी जानना आपको जरूरी है सर कि टर्म क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट द डेफिनेशन, देन आई विल अंडरस्टैंड। सर क्या बोला आपने, इतना भयंकर इंग्लिश कैसे बोल देते हो सकता है इंग्लिश में गलत हो गया हो, लेकिन पहले तो मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा, फिर जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सर एक टर्म क्या है, तो देखिए अ टर्म कैन बी अ नंबर, नंबर बोले तो कांस्टेंट। ये बात याद रखना, जब भी नंबर कोई बोलता है मतलब कांस्टेंट से है, ठीक है। कांस्टेंट कॉमा अ वेरिएबल एंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब भी हम कांस्टेंट बोले मतलब समझ जाओ ना नंबर, जब भी हम नंबर बोले मतलब समझ जाना कांस्टेंट की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो सर एक टर्म क्या है, एक टर्म या तो एक नंबर हो सकता है, या तो एक वेरिएबल हो सकता है, या तो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो सकता है। मैंने क्या कहा, एक टर्म सर क्या क्या हो सकता है, पहला बात तो कोई भी नंबर हो सकता है एक टर्म, दूसरा बात कोई सा भी एक वेरिएबल टर्म हो सकता है, तीसरी बात नंबर और कांस्टेंट मतलब और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है एक टर्म। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, अभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। नीचे तक बोर्ड दिख रहा है, हाँ सर हमें नीचे तक बोर्ड दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एग्जांपल। सर एग्जांपल क्या लें, तो जैसा कि मैंने कहा एक टर्म जो होता है या तो एक नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 6 अकेला भी एक टर्म होता है, 7 अकेला भी एक टर्म है, या तो एक वेरिएबल हो सकता है, या तो एक्स एक टर्म है और वाई भी एक टर्म है, ठीक ना। कोई भी वेरिएबल ले लोगे अकेला वो भी एक टर्म ही कहलाएगा, या तो मैं कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट ले लूँ तो वो भी एक सर टर्म ही कहलाएगा। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, यहाँ पे एक्स, उसका पावर, इस पे कोई ध्यान नहीं देना है, पावर कुछ भी हो सकता है। टर्म का मतलब होता है या तो एक कांस्टेंट या तो एक वेरिएबल्स, या तो कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट। पावर पे ध्यान नहीं देना है अभी हमें, जैसे कि 6x का पावर 4 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है ये एक टर्म है। आपको अभी फिलहाल समझना है सर टर्म क्या है, पावर पावर हो या पॉलिनोमियल्स उस पर बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपको बातें समझ में सर आ गई होंगी, तो आप लोग टर्म समझ गए होंगे कि सर टर्म क्या है। टर्म को समझाते समझाते मैं एक बात आपको यहाँ यहीं पे बता दूँ कि सर साइड में बताता हूँ, ठीक है। कि जैसे एक टर्म मैंने उठाया यहाँ से मैंने एक टर्म पिक किया, मान लेते हैं इसी को पिक किया 6x को। सर किसको सर आपने पिक किया, 6x को हमने पिक किया। अब आप हमें ये बताओ इसमें सर वेरिएबल, इसमें सर 6 क्या है, सर ये कांस्टेंट पार्ट है। आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट पार्ट है कि नहीं, हाँ सर है, ये कांस्टेंट पार्ट है। और हम और फिर हम पूछे सर ये x क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। सर 6 कांस्टेंट पार्ट है और ये सर x वेरिएबल पार्ट है। तो सर ये जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपको दिख रहा है वहाँ तक, हाँ सर हमें दिख रहा है। ये जो सर कांस्टेंट पार्ट है इसी को बोलते हैं सर कोफिशिएंट। अब सर ये कोफिशिएंट क्या है अभी तो उतना समझ में नहीं आ रहा है हमें, कृपया आप और डिटेल में बता सकती हो क्या। तो हाँ अभी जस्ट इस स्लाइड के बाद मैं कोफिशिएंट क्या है वही बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि कभी भी एक टर्म अगर लिखा हो तो उसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगे, पहला तो वेरिएबल पार्ट, फिर कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट हमारा कोफिशिएंट कहलाता है जनरली, ठीक है। तो आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट समझ में आ गया होगा, और सर एक टर्म क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सर जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा कि हम लोग कॉफिशिएंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सर कॉफिशिएंट क्या होता है। तो जब भी हम कॉफिशिएंट सुनते हैं तो मेरे दिमाग में एक डिफिनेशन आता है, प्यारा सा और छोटा सा, कॉफिशिएंट। एक डिफिनेशन आता है प्यारा सा और छोटा सा, वो देख लें पहले आप, फिर मैं मतलब समझाऊंगा उसका। तो अ कॉफिशिएंट इज अ इज एन इंटीजर
which is written along with a variable। कितना प्यारा सा डिफिनेशन है और छोटा सा भी है। ठीक है, मतलब समझो क्या है, मतलब कि सर एक कॉफिशिएंट जो होता है वो एक इंटीजर होता है। कॉफिशिएंट जो होता है वो एक इंटीजर है। अब हमसे ये मत पूछना कि सर इंटीजर क्या है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में बताया गया है। बहरहाल एक बार सुन लो कि सर इंटीजर्स जो होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, और जीरो खुद भी एक इंटीजर कहलाता है। समझ में आएगा इंटीजर क्या है? आप तो नहीं पूछोगे, हाँ सर आप नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल चर्चा हो रही थी सर कि कॉफिशिएंट क्या है, तो मैंने कहा कि एक कॉफिशिएंट एक इंटीजर है, जो कि एक कॉफिशिएंट एक इंटीजर है जो कि लिखा जाता है एक वेरिएबल के साथ। मैंने क्या कहा? कॉफिशिएंट एक ऐसा इंटीजर है जो कि सर वेरिएबल के साथ आपको दिखेगा। कहने का मतलब मेरा कुछ एग्जांपल्स लें तो बेहतरीन तरीके से आपको सर समझ में आ सकते हैं वो बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा 6x², 7x, 2x, इतना x नहीं लेते हैं, y लेते हैं, y, 3x⁻10। दिख रहा है? मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, आपको बताना है ये सारे क्वेश्चंस में कोफिशिएंट क्या है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा है कि एक कोफिशिएंट जो होता है एक इंटीजर होता है जो कि वेरिएबल के साथ लिखा हुआ रहता है। तो आप हमें ये टर्म देख के बताओ कि सर वेरिएबल के साथ लिखा गया कौन सा यहाँ पे इंटीजर है। तो सर ये वेरिएबल रहा x और इसके साथ लिखा गया इंटीजर 6, यही हमारा कोफिशिएंट है 6। समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग x के पावर या y के पावर, या तो मैं कहूँ कि वेरिएबल के पावर पे ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देना है कोफिशिएंट क्या होता है। तो वेरिएबल के साथ लिखा गया इंटीजर कोफिशिएंट होता है, बात खत्म है। तो सर इसमें हमारा वेरिएबल ये है, उसके साथ लिखा गया कोफिशिएंट 6 है, तो 6 हमारा कोफिशिएंट हो गया। सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है ऐसे पूछेगा तो बोलना 7 है, क्योंकि 7 x साथ लिखा गया एक इंटीजर है। ओके सर, यहाँ पे सर y का कोफिशिएंट क्या है? तो सर 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, घबराना नहीं बच्चे, ये 2 है। यहाँ पे सर x⁻10 का कोफिशिएंट क्या है सर? तो इसके साथ लिखा गया इंटीजर 3 है, तो 3 हमारा कोफिशिएंट हो गया। आई थिंक आपको कोफिशिएंट क्या है वो क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली सर कोफिशिएंट में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक दो नोट है सर, वो लिख लें आप। सर क्या है वो नोट? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, तो सो डैट आई विल टेल यू दिस नोट्स। जैसे जैसे मैं नोट्स बनाते चल रहा हूँ बोर्ड पे, आपको वैसे वैसे अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले। तो सर वो नोट क्या है? तो हमारे साथ पहला नोट जो होने वाला है, पहला नोट होगा और यहाँ पे मैं दूसरा नोट लिखूंगा। आपको मिलनी अभी 2 नोट ही लिखने हैं, ठीक है सर। पहला क्या? द टर्म, सर फिर से आ गया टर्म, हाँ फिर से आ गया। द टर्म इज सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस। सर ये ऊपर में क्या दे दिया आपने? ये सिंग, ये सिंग नहीं है ये समझो कि इसके बीच में लिखा गया ये जो हमारा प्लस, तुम इस पे ध्यान दो, प्लस और माइनस पे ध्यान दो, दिख रहा है? ये प्लस और माइनस पे ध्यान देना, ठीक ना? चलिए फ्रेश में लिख देता हूँ उसको, प्लस और माइनस। आप ठीक है, दिख रहा है? द टर्म इज सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन। कि सर अगर एक टर्म हो तो समझ में तो आता है, आराम से लिख देंगे कुछ भी, या तो कोई कांस्टेंट या तो कोई वेरिएबल या तो उसका प्रोडक्ट साथ में लिख देंगे। अगर 2-3 टर्म साथ में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसमें हेल्प करेगा हमारा ये लाइन। सर ये लाइन क्या कर रहा है कि एक टर्म जो होता है या कुछ टर्म्स जो होते हैं उनको प्लस या माइनस साइन सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखने वाला हूँ कुछ टर्म्स का, हमको उसको साथ में लिखना है, ठीक है? तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूँ, जैसे कि 6x, जैसे कि 6x² लिखा, 5x लिखा, फिर 2 लिखा। ये मैंने यहाँ पे 3 टर्म लिखे हैं अलग अलग, हमको लेकिन अलग नहीं लिखना है, हमको साथ में लिखना है सर। तो क्या करेंगे? तो जैसा कि मैंने कहा टर्म्स को सेपरेट करता है प्लस या माइनस साइन, तो हम यहाँ पे प्लस या माइनस साइन अगर दे दें, प्लस या माइनस या कुछ भी, प्लस प्लस दे दें या प्लस माइनस दे दें, कुछ भी, तो सर ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है सर, इसमें कितने टर्म हो गए? तो आप गिन सकते हो, क्योंकि प्लस और माइनस टर्म्स को सेपरेट करते हैं। यहाँ प्लस है मतलब ये एक टर्म हो गया, यहाँ प्लस है मतलब ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में आपको 3 टर्म दिख रहे होंगे जो कि ब्लू कलर के मार्कर से लिखे गए हैं। तो टर्म कभी भी लिखा हो 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, तो
उस आपको अगर उसमें गिनना हो कि इसमें कितने टर्म्स हैं तो आप प्लस और माइनस देख के समझ जाना, ठीक है। बहरहाल एक एग्जांपल में तो अब जस्ट लेने वाला हूँ आपको, आपका टेस्ट लेने के लिए सर। तो सर एक एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल है हमारा। दूसरे की बात यहाँ कर लेंगे हम लोग। 7x⁴ प्लस 2x² 2x⁻³ प्लस -² प्लस 9x-6। ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा नीचे वाला? हाँ सर हमें दिख रहा है। एक्सप्रेशन दिख के बताओ तो इसमें कितने टर्म हैं, बताओ, गिनो बताओ। सर बता ही दीजिए ना। हाँ ठीक है, लेकिन सर आंसर हमें मालूम चल चुका है, सही बात है। हाँ सर ठीक है, आगे बताएं आप। ओके, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग बारी बारी से साइन गिनना स्टार्ट करेंगे। पहला साइन यहाँ दिख रहा है, मतलब सर ये एक एक्सप्रेशन हो गया। हाँ सर, सॉरी सॉरी, ये एक टर्म हो गया। ओके हाँ सर। एक साइन यहाँ दिख रहा है, मतलब ये भी एक टर्म है। हाँ सर ठीक है। एक साइन यहाँ है, मतलब ये भी एक टर्म है। ओके, एक साइन यहाँ, मतलब ये भी एक टर्म है, और ये आखिरी वाला भी एक टर्म है। मतलब कि ये एक्सप्रेशन जो हमारा लिखा गया है वो 1 2 3 4 5, इसमें कुल 5 टर्म हमें सर दिख रहे हैं। ओके, तो आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखा गया हो, आपको टर्म पहचानना हो कि सर इसमें कितने टर्म है, तो पहचान लोगे। हाँ सर आप पहचान लेंगे, यू पहचान लेंगे। ओके, तो ओके सर सेकेंड लाइन हमें लिखना था, हम कहाँ लिखे बताइए? जगह भर गया। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, फिर बताते हैं सर वो सेकेंड नोट क्या था। तब तक आप इसे लिख लिया आराम से। ठीक, ठीक है सर, जैसा कि मैंने कहा था सेकेंड नोट मैं लिखाने वाला हूँ, तो लिख लीजिए आप। ओके सर, वो दूसरा नोट क्या था? हाँ वही लिखा रहे हैं बच्चे, देख लो कि सर एनी नंबर, मैं जब भी नंबर कहूँ तो समझ जाना कांस्टेंट की बातें सर कर रहे हैं। एनी नंबर और वेरिएबल रेज टू द पावर 0, रेज टू द पावर 0, 0 माने 0 अंडा। 0 का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं। 0 का मतलब कौन नहीं समझता है सर, वही बात है। यहाँ लिखा गया है सेकेंड नोट में, एनी नंबर और वेरिएबल रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब समझो, कोई भी नंबर अगर लिखा हो या कोई भी वेरिएबल अगर लिखा हो और उसका पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। मैंने क्या कहा कि सर, आपने कहा भी कि कोई भी नंबर अगर लिखा हो या तो कोई भी वेरिएबल लिखा हो और उसका पावर 0 कर दें हम लोग तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अगर एग्जाम्पल लें तो क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, कहीं नहीं लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, कोई भी नंबर लो, 106 लेने का मन है मेरा, ले लो, बोलो क्या लें? एक बच्चा बोला सर 2000। ठीक है, ये भी एक नंबर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बच्चा बोले सर 1 ही लेते हैं। अरे कोई भी नंबर लो भाई, और इसका पावर अगर हम 0 कर दें, इसका पावर, अरे पावर समझते हो ना, पावर कहें या डिग्री कहें, एक्सपोनेंट कहें, ये सारे के सारे एक ही बातें हैं, कुछ तो आपको समझ में आया होगा, ठीक ना? तो सर इसका पावर अगर हम 0 कर दें, सबका पावर, तो सर इसके आंसर कितने आने वाले हैं? तो सर जैसा कि आपने कहा, अगर कोई भी कांस्टेंट या कोई भी नंबर लिखा हो, एक सेकेंड, ढक्कन गिर गया, सॉरी। तो अगर सर कोई भी नंबर्स लिखा हो और उसका पावर 0 कर दें तो सबका वैल्यू 1 आ जाएगा, आराम से सबका वैल्यू 1 कर देने का होता है, और क्या। और सर आपने वेरिएबल के बारे में भी बोला था। हाँ मैंने वेरिएबल के बारे में भी बोला था, कोई भी वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी अगर वेरिएबल हो और उसका पावर 0 हो जाए, उसका पावर 0 हो जाए तो सर वैल्यू कितनी आने वाली है? वैल्यू 1 आने वाली है सर। क्या आने वाली है? 1। तो ये जो आपको सेकेंड नोट है वो समझ में आ गया होगा। काफ़ी मैंने एग्जाम्पल ले लिया फालतू का, सर ये फालतू का नहीं है, हम सब समझ चुके हैं अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। टर्म है हमारा चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वाला। काफ़ी बार सर हम सबको सुनने के लिए मिलता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या तो हम लोग एक्सप्रेशन सुनते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कहीं भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो या तो बस एक्सप्रेशन लिखा हो तो समझ जाना एक्सप्रेशन का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही है। तो सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, आप हमें बताइए। तो देखो क्या है, एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन, यहाँ भी हमने एक्सप्रेशन लिखा तो मतलब समझ जाना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही है, ठीक है। तो एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ
consisting of a variable या कांस्टेंट, वेरिएबल या कांस्टेंट कहूँ या नंबर कहूँ, बात बरोबर है, नंबर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लिखना है तो लिख दो, वो बच्चे वाली चीज़ हो जाती है आखिरी में, आर कॉल्ड फलाना, आर कॉल्ड चिलाना, ये सब नहीं लिखना चाहिए, फालतू का है। बस मतलब सर हमें समझने से मतलब है, ठीक है। तो सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि एक वेरिएबल से और एक कांस्टेंट से और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से। सर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हैं? आपको प्लस माइनस गुना भागा तो दिखता ही होगा, वह उसी को बोलते हैं सर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो, चाहे डिवाइड का साइन हो चाहे गुना का साइन हो, यही सब हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो एक सर ऐसा एक्सप्रेशन जो कि सर वेरिएबल से मिलके बना हो, कांस्टेंट से और ये साइन से, उन सब के समूह, मतलब एक जगह उनको अगर लिख दिया जाए ऑर्डर में, तब उसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ, इससे पहले भी हम लोग ले चुके हैं लेकिन एक बार देख लें आप। एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ जस्ट अभी, जैसे कि 6x² प्लस का 2x माइनस का 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सर वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट्स का भी यूज हो रहा है और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस का भी यूज हो रहा है। तो इन सब को मिला के जब एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसी को बोलते हैं सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इतना बताने के बाद देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इतना बताने के बाद अब बारी आती है पॉलिनोमियल्स की। सर कि पॉलिनोमियल्स क्या है? अब आप समझने के लायक बन गए हो कि सर पॉलिनोमियल्स क्या है। अगर डायरेक्ट मैं आपको बताता पॉलिनोमियल्स क्या है और उसमें मैं चर्चा करता वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का, टर्म्स का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो शायद हो सकता था आपको नहीं समझ में आता। बट अब आप इस स्थिति पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपको पता है सारी बात, आप पॉलिनोमियल्स समझने को तैयार हो। ठीक है सर, हम लोग आप समझेंगे पॉलिनोमियल्स। इस स्लाइड को आप लिख लें अच्छे से, ठीक है सर। जैसा कि मैंने कहा था मैं आपको पॉलिनोमियल्स बताऊंगा अभी सर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। मेनली पॉलिनोमियल्स के मैं यहाँ पे दो डिफिनेशंस बताने वाला हूँ, आपको जो सा भी प्रीफर करना है आप करिएगा, ठीक है। ठीक है सर, पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट डिफिनेशन की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत छोटा सा डिफिनेशन है आप कि अ पॉलिनोमियल इज कंसिस्ट ऑफ, या मैं डायरेक्ट बोलूँ, अ पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ, इज अ चेन ऑफ टर्म्स। सर इस चेन का वर्ड का मतलब समझा दीजिए तो मतलब शायद समझ में आ जाए पूरे का। तो साइकिल का भी चेन आप ही देखे होंगे, चेन कैसे बनता है सर? बहुत सारा छोटा छोटा वहाँ पे एक लोहा का पार्ट होता है, वो लगा रहता है, उसे ही उस सारे को मिला के जब एक जगह मिलाते हैं तो उसी को बोलते हैं चेन, साइकिल का चेन। वैसे ही ये कुछ चेन का मतलब हुआ एक या एक से अधिक, ठीक है, ऐसे ऐसे समझो। तो एक पॉलिनोमियल्स क्या है सर? वो टर्म्स का एक चेन जब भी हम लोग बनाते हैं, या तो एक टर्म्स, या तो दो टर्म्स, या तो 20 टर्म, या तो 5 टर्म, या तो 6 टर्म, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके दूसरे डिफिनेशंस की तरह हम लोग ध्यान करते हैं कि सर इसका जो दूसरा डिफिनेशन मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूँ वो काफ़ी हद तक मिलता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। लेकिन पॉलिनोमियल्स के होने के कुछ शर्त होते हैं भैया। अब उस शर्त क्या है वो मैं भी बताने वाला हूँ जस्ट अभी, धैर्य रखें थोड़ा सा। सेकेंड डिफिनेशन की तरह हम लोग चलते हैं। तो अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन which made up of a number, a variable and a mathematical operation। जैसा कि मैंने कहा था कि इसका जो डिफिनेशन है वो काफ़ी हद तक मैच करता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। लेकिन एक पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ शर्त होते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है, वो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग बनाता है, पॉलिनोमियल्स बनाता है। तो सर ये डिफिनेशन का मतलब पहले समझाइए।
तो एक पॉलिनोमियल जो होता है एक ऐसा एक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि एक वेरिएबल से, एक कांस्टेंट से और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से मिलके बना रहता है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको। तो 2x² प्लस का 2x प्लस का 2, मैं कुछ और एग्जांपल्स दूँ तो 6x³ प्लस 2x² माइनस 2x-2, और भी एग्जांपल्स, कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। बट सर ये पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग कैसे है? तो जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए कुछ शर्त होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। आप वो शर्त देख लें, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे एक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग है। तो टू बी अ पॉलिनोमियल, the expression must follow these rules। ठीक है, एक एक्सप्रेशन को एक पॉलिनोमियल होने के लिए या तो मैं कहूँ बनने के लिए कुछ बातें होती हैं जो जाननी, जो उसमें होनी चाहिए। वो एक्सप्रेशन में अगर वो बातें हैं, अगर वो रूल फॉलो कर रहा है वो सब, तब उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे सर। ठीक है, तो सर वो बातें क्या हैं? ठीक है, आप बारी बारी से वो बातें देख लें क्या है। पहला, द पावर, पावर समझ रहे हो? कहीं जगह है क्या? मैं कभी भी बोलूँ पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री, थोड़ा देर पहले ही मैंने कहा था सारे के सारे सेम हैं, घबराना नहीं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं x का पावर 2, तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं पावर, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर, हमें पता है, हम लोग 9th में आ चुके हैं, हमें पावर पता है, इतना छोटा सा बात हमें पता है। ओके, द पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल is always a whole number। सर इस बार आपने नंबर पूरा लिखा, एनो डॉट नहीं लिखा, मेरी इच्छा भाई। तो सर एक एक्सप्रेशन को, एक पॉलिनोमियल बनने के लिए वो जो एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उसके पावर को हमेशा होल नंबर होना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि सर एक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए हम लोग, अगर हमको कोई बोल दे कि चेक करो कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे वो जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें वेरिएबल्स हैं और उस वेरिएबल्स के पावर होल नंबर है कि नहीं। होल नंबर समझ में आता है ना? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सर वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए पॉलिनोमियल में। ठीक है सर, दूसरी बातें क्या हैं मैं अभी बताता हूँ। दूसरी बातें क्या हैं, आप सबको दिख रहा है यहाँ तक? हाँ सर, हमें दिख रहा है। ओके ओके ओके, दूसरी बातें क्या हैं? दूसरी बातें मैं किससे लिखूँ? ब्लैक से लिखिए सर, कोई दिक्कत नहीं। द पावर ऑफ अ वेरिएबल in a polynomial not in, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो मैंने क्या लिखा, द पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसमें जो पावर होता है वेरिएबल का, वो सर क्या नहीं होना चाहिए मैं आपको वो बताऊंगा अभी। क्या होना चाहिए? तो सर होल नंबर होना चाहिए, हमें पता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? तो कभी भी जो पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल्स के पावर होगा वो कभी भी रूट में नहीं दिखेगा आपको। रूट कहूँ या रेडिकल साइन कहूँ, बात बरोबर है। रेडिकल साइन, सर ये रूट या रेडिकल साइन कैसे होते हैं? ऐसे मालूम है ना, ये रूट का साइन हुआ हमारा, इसी को बोलते हैं रेडिकल साइन। हाँ सर ठीक है, पता है हमें। तो कभी भी जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं उसके जो पावर होते हैं कभी भी रूट में आपको नहीं नहीं दिखेंगे। आपको सर वो निगेटिव्स नहीं दिखेंगे, उसकी जो पावर होते हैं वो सर निगेटिव में आपको नहीं दिखेगा। उसके जो पावर होते हैं वो कभी आपको फ्रैक्शन में नहीं दिखेगा। आई थिंक आपको वहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है। तो सर ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि अगर हमको पहचानना है कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका
वेरिएबल्स का जो पावर है उसको चेक करेंगे, पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर उसका पावर सर रूट में हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, तो समझ जाना वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? कितना क्लियर है? और जो सर वो थॉट बातें हैं जो कि लिखने का मैं नहीं चाहता मैं उसको लिखूं, आप लोग बस समझ लो कि जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसका पावर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। कहने का मतलब है मेरा, या तो मैं कहूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जैसे कि यहाँ एक पॉलिनोमियल लिखा गया, देख रहे हो, और यहाँ भी एक पॉलिनोमियल लिखा गया है। यहाँ पे जब आप वेरिएबल्स का डिग्री चेक करने वालों, वेरिएबल्स की डिग्री चेक करोगे या तो मेरे को वेरिएबल्स की जो पावर है वो चेक करोगे, तो आपको जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे, मतलब कि बड़ा से छोटा में। यहाँ पे सर x का पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको पता है कि x का पावर अगर कुछ भी नहीं होता है तो सर 1 होता है, हमें पता है सर। और यहाँ पे तो सर x है ही नहीं, x है पर आपको दिख नहीं रहा। आगे बताऊंगा सर कैसे नहीं दिख रहा। फिलहाल यहाँ ध्यान देते हैं कि x का जो भी कोई पॉलिनोमियल लिखा होगा तो जो हमारे वेरिएबल्स की पावर होंगे वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे रहते हैं। ठीक है, मेनली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा वो बोलता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो यहाँ तक सर आपको समझ में आ गया होगा कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हो और हमें बताना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं तो कैसे पहचानेंगे, आपको वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है सर, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ हम सही बात कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सर टर्म तो समझ में आ गया, आपने समझाया था, लेकिन सर डिग्री समझ में नहीं आ रहा, वो आगे समझाएंगे, उस पर ध्यान मत दो। जहाँ हो वहाँ ध्यान दो, पास्ट में ध्यान नहीं देना है, फ्यूचर में भी ध्यान नहीं देना है, प्रेजेंट में ध्यान देना है, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में हम लोग नॉर्मली या तो मैं कहूँ जनरली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा होगा वो एक ही वेरिएबल का आपको दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब कि वो अगर पॉलिनोमियल में x है तो वो सारे टर्म्स x में ही होंगे, अगर उस पॉलिनोमियल में y है तो सारे टर्म्स y के ही होंगे। आपको कभी ऐसे देखने को शायद नहीं मिलेगा कि 6x² जो 2y + 5, इस एक्सप्रेशन में सर x भी है और y भी है, तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2 हो गया x और y। तो ऐसा नहीं दिखेगा। आपको कैसा दिखेगा? आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दिखेंगे, जैसे कि 6x² प्लस 2x - 5। यहाँ भी x है या यहाँ भी x है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन में आपको x ही बस दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको बस जनरली यही दिखेगा बुक में। ठीक है, जब भी सवाल सॉल्व करेंगे ना आपको यही दिखेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सर क्लासिफिकेशन कैसे करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपने अभी बताया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हाँ सही आपने सुना। द क्लासिफिकेशन मेरी माने तो ये वीडियो को 1.25 पे या तो 1.5 पे कर लें, 1.5x स्पीड पे कर लें, जिससे क्या होगा ना कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। या तो ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो आपके हाथों में है कि आप सर को तेज बुला सकते हो वीडियो का स्पीड बढ़ा के। ठीक है, हम सभी ऐसे ही करते थे जब छोटे थे। अभी भी सर कौन से बड़े हो गए, हाँ अभी भी छोटे ही हैं, आप ही सबके भाई हैं और क्या। सर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म के आधार पे मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि टर्म क्या होता है, सर मत बताइए, हमें पता है। तो अब टर्म के आधार पे, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार टर्म है, कितने टर्म है, इसकी बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का, और नाम जानेंगे, अलग अलग पॉलिनोमियल्स के नाम जानेंगे। ठीक है, तो सर जो हमारा पहला नाम होगा सर वो है मोनोमियल। सर क्या कहा आपने? मोनोमियल? सही में ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है और आपको पढ़ना भी है। फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है हमारा उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा मोनोमियल। और जब भी हम लोग सुनते हैं मोनो तो मेरे दिमाग में बस एक बात आता है, मोनो का मतलब वन होता है। वन मतलब वन, समझ रहे हो ना, वन का मतलब वन। ठीक है, मोनो का मतलब वन होता है, दिमाग में एक बात रखना, तो इससे क्या होगा, ये डिफिनेशंस और ये पॉलिनोमियल्स क्या है आपको ये याद रहेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, मोनोमियल क्या होता है सर ये बताइए हम। ओके, तो देखो मोनोमियल क्या है। अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो
सर ये मोनोमियल क्या है? तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि एक टर्म से ही बना हो, उसी का नाम होता है मोनोमियल। मैं कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करूं, या तो मैं ले ही लूं डायरेक्ट। कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं, ठीक है। जैसे कि 6x² या 6xy, या तो 5, या तो डायरेक्ट x, कुछ भी हो सकता है। ये सारे को आप देख रहे हो, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं, बट वन टर्म है, वन टर्म वाले पॉलिनोमियल है, और वन टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, हमें पता चला गया। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़िए। सेकंड टाइप है सर हमारा बाइनोमियल। क्या है सर? बाइनोमियल। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा, बाइनोमियल। सर यहाँ पे मोनो का मतलब वन था, क्या यहाँ पे बाई का मतलब टू है क्या? हाँ, आपने सही समझा, बाई का मतलब टू है, यहाँ पे टू का मतलब टू। हाँ सर, ठीक है, समझ में आता है हमें। तो बाइनोमियल क्या है? तो एक ऐसा पोलिनोमियल जो कि सर पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म, टू टर्म्स। एक ऐसा पोलिनोमियल जो कि सर दो टर्म से मिलके बना हो, उसी को बोलते हैं बाइनोमियल। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ क्या? हाँ सर, कुछ एग्जांपल्स लेना ही पड़ेंगे आपको, तब हमें समझ में आएंगे, आने वाले हैं। हाँ ठीक है, अभी लेता हूँ एग्जांपल्स, ले लें हम लोग। तो 6x+2, या तो मैं कहूँ 5x² माइनस का 1, या तो मैं कहूँ x⁻100 - 1। ठीक है। तो सर ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप सब एग्जांपल्स पे गौर करोगे तो सर ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल। और पॉलिनोमियल में कैसा पॉलिनोमियल है? तो देख रहे हो सब में दो दो टर्म है, और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो दो टर्म है उसको बोलते हैं सर बाइनोमियल। हमें पता चल चुका है सर। फर्स्ट हमारा मोनोमियल, सेकंड हमारा बाइनोमियल। अब थर्ड की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड हो गया, थर्ड के तरफ आते हैं, तो नाम है ट्राइनोमियल। सर ऐसा भी होता है क्या, ट्राइनोमियल? क्या नाम है सर इसका? हाँ, ट्राइनोमियल। हाँ, अब ऐसा ही नाम है, क्या कर सकते हैं, वो भी तो है, ट्राइनोमियल। हाँ, नाम से समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है, और ट्राई का मतलब कहीं थ्री से तो नहीं। आपने सही समझा, ट्राई का मतलब तीन से ही है। तो नाम से मन चल रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि तीन टर्म से मिलके बना, उसी को बोलते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल क्या, पहले तो डिफिनेशन लिखना पड़ेगा ना। हाँ सर, ठीक है। थ्री टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सर तीन टर्म से मिलके बना हो। सर आप जो डिफिनेशन लिखा रहे हो बहुत छोटा नहीं है, आपको बड़ा करना है। सबके आखिरी में लगा दो इज कॉल्ड मोनोमियल, इज कॉल्ड बाइनोमियल, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, लगा दो, इससे आपको बड़ा दिखेगा। लेकिन काफ़ी को तो छोटा ही पसंद है डेफिनेशंस। तो सर यहाँ पे ट्राइनोमियल की बातें हो रही हैं, तो ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सर तीन टर्म से मिलके बनता है, और एग्जांपल मैं लूंगा ही, फिक्स है। ठीक है सर, आप एग्जांपल लोगे, हमें पता है। ठीक है, अब तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल हम लिखने जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, और बहुत सारे हो सकते हैं भाई, बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो पोलिनोमियल्स लिखे हैं, और दोनों पोलिनोमियल्स में एक बात सेम है कि दोनों में तीन तीन टर्म हैं, और ऐसे पोलिनोमियल्स जिसमें तीन तीन टर्म होते हैं उसको बोलते हैं, बोलो बोलो, ट्राइनोमियल। ठीक है। तो आई थिंक ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। आखिरी का एक है, मैं उसे बता दूंगा अभी जस्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊँ कि अभी जस्ट बता दूँ। आपने इतना लिख लिया? हाँ सर, हमने इतना लिख लिया है, मैं इसको रब कर देता हूँ और चौथा यहाँ ही बता देता हूँ। ठीक है सर, आखिरी का ही है, आप इसे समझ लो। क्यों अपना स्लाइड चेंज करना है ना, बारी बारी क्यों करना है ना। तो आखिरी हमारा चौथा नंबर का जो है, अगर कोई बच्चा यहाँ से देखेगा तो बोलेगा 4, 2 और 3, क्या नंबरिंग की है सर? हाँ, तो इसलिए बोलते हैं वीडियो स्किप करके नहीं देखा करो। अगर गलती से भी यहाँ पे आ गए तो आप बोलोगे सर ये नंबरिंग ही गलत कर रहे हैं, तो क्या पढ़ा रहे होंगे। तो देखो यहाँ ध्यान दो। फिलहाल हम लोग जो चौथा पढ़ने वाले हैं वो है सर हमारा मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, बहरहाल ये मल्टीनोमियल आपके एनसीईआरटी बुक में डिफिनेशन इसका नहीं दिया हुआ है, पर आपके आर एस अग्रवाल में ये दिया हुआ है। और क्योंकि आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है तो पढ़ना जरूरी है हमें। ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी के भरोसे हम लोग चल सकते हैं। पता है हमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है हमारा। मेनली 80% क्वेश्चंस उसी के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन आर एस अग्रवाल पर भी सर ध्यान देना पड़ता है ना।
सर हमारा मल्टीनोमियल्स क्या है? अब मल्टीनोमियल्स जब भी हमें दिखे तो मल्टीनोमियल्स में से अगर ये वर्ड मल्टी निकाल दें तो इसका मतलब सर मैनी होता है क्या? मैनी का मतलब सर बहुत होता है क्या? हाँ सही समझा आपने। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि बहुत टर्म से मिलकर बना है, तो या तो हम कहें 3 टर्म से अधिक से मिलके बना हो, तो पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ, कैसा अक्षर है सर आपका, मोर देन 3 टर्म्स। यहाँ पे मोर देन लिखा हुआ, उस पर ध्यान देना। हाँ, कि सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सर 3 टर्म से अधिक से मिल के बना हो, उसी को बोलते हैं मल्टीनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। मैंने एक यहाँ पे पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया, हाँ सर आपने दिया, और आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे सर 3 टर्म से अधिक लिखा हुआ है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं मल्टीनोमियल। और मैंने बहुत सारे अभी एग्जांपल्स लिए पॉलिनोमियल के, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। आप सारा एग्जांपल में एक बात कॉमन है, ध्यान देना कि सर यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स है उसकी जो डिग्री है सर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, छोटे से बड़े। ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। हाँ ठीक, चलिए आपको पता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल्स है तो वो इसके जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, ठीक है। पहले 4 है, फिर घट गया 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया, और आखिरी में सर 0 हो गया। सर 0 कहाँ दिख कहाँ रहा है? 0 आखिरी में तो कांस्टेंट पार्ट लिखा हुआ 6, ठीक है। एक बात की खुलासा मैं अभी कर ही देता हूँ सर, वो बात क्या है। आप साइड में लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर कोई कांस्टेंट लिखा है, जैसे कि मान लेते हैं 12, 12 लिखा है, तो 12 अकेले नहीं है, इसके साथ x भी छुपा हुआ है। सर कहाँ है x? तो सर अगर हम क्या हम 12 को 12 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा देर पहले मैंने जस्ट बताया है कि कोई भी नंबर हो या तो कोई भी वेरिएबल हो, उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है ना 1? हाँ सर होता है। तो 12 का 12 गुना का गुना, एक्स का पावर 0 मतलब 1, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही आएगा। सेम नंबर आ गया? हाँ सर आ गया। तो क्या हम 12 को 12 इंटू एक्स का पावर 0 नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। वही कहा था मैंने कि यहाँ पे सर कहाँ गया, यहाँ पे एक्स छुपा हुआ लेकिन आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो देख रहे हो ना कि वेरिएबल्स का जो भी हमारा डिग्री है या तो मैं को उसका पावर है, वो सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तभी से। तो सर ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक नया टर्म आ गया अब कि क्लासिफिकेशन आप फिर से पढ़ना है बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो उस पर आप चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट खत्म कर देंगे, फिर सेकंड पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। पहले इसको देख लो आप, ठीक है सर। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, हम लोग अब डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसको जानने से पहले आपको मालूम तो होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है, तब ना उसके बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को छाटोगे। हाँ सर वो बात तो भी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिग्री पढ़ेंगे कि सर डिग्री क्या होता है, ओके। हाँ सर ठीक है। डिग्री क्या होता है? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। सर आपने क्या लिख दिया? मैंने लिखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है उसमें वेरिएबल्स हैं जो कि होते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल्स आपको लिखा है उसमें आपको बोले कि सर ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, वो बताने के लिए तो ये डिफिनेशन कहता है कि वो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होंगे वेरिएबल के वही उसका डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल सर, एग्जांपल से बेहतर समझ में आता है हमें, तो एग्जांपल ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखा है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। 6x² माइनस 2x माइनस 5, 2-3 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 9। और एग्जांपल लेते हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं x टू द पावर 100 माइनस 1। यहाँ पे मैंने 3 सवाल लिए, या तो मैं कहूँ 3 पॉलिनोमियल हमने लिया। हाँ सर हमने लिया। आपको बताना इस तीनों पॉलिनोमियल का डिग्री क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री होता है। एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही उसका डिग्री होता है। तो आप ये पॉलिनोमियल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये देख के बताओ यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। सर यहाँ पे x है ही नहीं,
पर है लेकिन दिख नहीं रहा, 0 पावर है। यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल में जो x का सबसे बड़ा पावर है वो 2 है सर। तो क्या इसका डिग्री 2 हो जाएगा? क्या इसका डिग्री 2 हो जाएगा? तो हाँ, आपने सही समझा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। 2 ही इसका आंसर है, ठीक है। आप ये पॉलिनोमियल देख के बताओ कि सर इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कौन सा है, वही इसका डिग्री हो जाएगा। तो जैसा कि हमको दिख रहा है सर, सबसे बड़ा 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, मतलब कि x का पावर सबसे बड़ा 3 दिख रहा है हमको। तो 3 क्या हो गया सर? इसका डिग्री हो गया। कोई दिक्कत ना? जी सर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या कहें, यहाँ पे तो एक ही x दिख रहा है, उसका पावर 100 है। तो इसका सर ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, जैसा कि मैंने कहा। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 100 हमको दिख रहा है, तो इसका डिग्री 100 हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। इसी के साथ जो हमारा डिग्री है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लेकिन उससे पहले ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ अभी कैमरे में, और मैं नहीं चाहता क्लास 9 के बच्चों के लिए इतना लंबा लंबा वीडियो बने। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, सेकंड पार्ट, उसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ाया जाएगा, और उसके आगे के टर्म्स जितने भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाएं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं नहीं बोल सकता अभी, लेकिन प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। छोड़ना नहीं है मैथ्स को छोड़ोगे भूल जाओगे, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।